नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन दिवंगत विधायक विद्यारतन भसीन और पूर्व कैबिनेट मंत्री भानु प्रताप सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विद्यारतन जी मिलनसार व्यक्ति थे। दलगत भावना से ऊपर उठाकर सभी से उनका अच्छा संबंध था। उनका स्वास्थ्य खराब था तो मैं उनसे मिलने गया था। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री भानु प्रताप सिंह को याद करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि भानु प्रताप सिंह राजा चक्रधर जी के छोटे भाई थे। समाज सेवा में वो काफी सक्रिय रहे। उन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ी। सहज व्यवहार करना किसी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और भसीन जी के जाने से एक अपूर्णीय क्षति हमारी विधानसभा को, साथ ही दुर्ग जिले को और पूरे उस परिवार को भी हुआ है। मैं उसके दुख में पूरे परिवार के साथ उनके भागीदार हूं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आदरणीय भानु प्रताप सिंह जी 90 साल की उम्र में उनका देहावसान हुआ। राजा चक्रधर जी के छोटे भाई थे। जहां कला, रायगढ़ कला और संस्कृति के जो परंपराएं हैं उसको भी भानु प्रताप सिंह जी ने आगे बढ़ाया। उसके साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी लगातार वो सक्रिय रहे। 67 से लेकर 72 तक वो विधायक थे और उसी बीच में संविधान शासन में वो आदिम जाति कल्याण विभाग के मंत्री भी रहे। इस प्रकार से उनके निधन से एक अपूर्णीय क्षति हुई है। अध्यक्ष महोदय, दोनों महान भाव के जाने से निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई सत्र के शुरुआत से पहले। और ऐसे में दो नेता ऐसे हैं जिनको याद करके भूपेश बघेल ने तमाम बड़ी बातें कही है सत्र में। बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। कल तक के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है। शुरू होते ही हंगामा किया गया, इसके बाद स्थगित कर दिया गया है। तो दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि भी इस दौरान दी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से सदन की कार्रवाई कल तक के लिए फिलहाल स्थगित कर दी गई है। कल एक बार फिर से सदन की कार्रवाई होने जा रही है। ऐसे में विपक्षी पार्टी लगातार हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे ही हाल अगर आगे रहे तो लगातार स्थगित होते चली जा सकती है ये कार्रवाई। तो श्रद्धांजलि दी गई इसकी शुरुआत से पहले। और बता दें कि दो ऐसे अहम नेता हैं जिन्होंने काफी ज्यादा योगदान दिया है छत्तीसगढ़ की राजनीति में। उनको याद करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा है कि वो राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर वो काम करते थे और ऐसे में आज भी हम सबके दिलों में वो बसे हुए हैं और लगातार हम उनको याद करते रहेंगे। तो श्रद्धांजलि अर्पित की गई उनके द्वारा। बता दें कि फिलहाल कल तक के लिए सत्र को स्थगित कर दिया गया है। तो सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दो ऐसे नेता थे जो ऐसे दिवंगत नेताएं थे, उनको श्रद्धांजलि दी गई है। सीएम भूपेश बघेल की ओर से तमाम बड़े यहाँ पे विधायक पहुंचे थे और ऐसे में ये संसद की कार्रवाई शुरू की गई। लेकिन शुरू होते ही कुछ देर बाद कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है और कल तक के लिए कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। फिलहाल छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित हो गई है। लगातार हंगामा हो रहा है। हंगामे के चलते कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। लेकिन कार्रवाई शुरू होने से पहले, सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले श्रद्धांजलि अर्पित की गई दिवंगत को। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं और ऐसे में सीएम भूपेश बघेल भी इसमें मौजूद थे। उनके द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदन की कार्रवाई फिलहाल कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अहम एक मानसून सत्र हो जाता है और ऐसे में तमाम आने वाली रणनीति क्या होगी छत्तीसगढ़ के लिए, क्या यहाँ पे अच्छा अवसर होगा, इसमें सब रणनीति को तैयार किया जाएगा और ऐसे में काफी महत्वपूर्ण मानसून सत्र माना जा रहा है। तो दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है मानसून सत्र में। और ऐसे में बता दें कि उसके कुछ देर बाद मानसून सत्र को स्थगित कर दिया गया।
सीएम भूपेश बघेल ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है मानसून सत्र को। आगे की रणनीति इस मानसून सत्र में ही बनी होगी, क्या लाभकारी है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, और ऐसे में हो सकता है कि आने वाले चुनाव के मद्देनजर भी कुछ ऐसी रणनीति बनाई जाए जो जनता के दिल को छू जाए। और इसलिए मानसून सत्र इस बार का सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि माना जाए तो ये कांग्रेस के सरकार में ये आखिरी मानसून सत्र है और ऐसे में आगे जो आने वाले चुनाव है उसमें कांग्रेस को अच्छा प्रदर्शन देना है और ऐसे में वो प्रदर्शन ही तय करेगा कि किस तरीके से कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से बनेगी या नहीं बनेगी। और रायपुर में विधानसभा के मानसून सत्र के प्रथम दिन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, सीएम भूपेश बघेल और उप सीएम टीएस सिंहदेव पहुंचे। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की अध्यक्षता में आज यहां विधानसभा के समिति कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित हुई है। वहीं बैठक में सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, उप सीएम टीएस सिंहदेव सहित समिति के सदस्य उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ में साल के अंत में आम चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस हो या फिर बीजेपी आदिवासी वर्ग को साधने में लगी हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज दोनों ही प्रमुख दलों का जातिगत समीकरण बिगाड़ सकता है। दरअसल छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज 2023 के विधानसभा चुनाव में समाज की ओर से उम्मीदवार उतारने का निर्णय लिया है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष अरविंद नेताम ने प्रेस वार्ता कर विपक्षी दल भाजपा समेत कांग्रेस सरकार पर आदिवासियों के अधिकारों का हनन करने का गंभीर आरोप लगाया है। अरविंद नेताम ने कहा है कि छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद से जो अधिकार आदिवासियों को मिलने थे वो सभी अधिकार ना तो भाजपा सरकार में और ना ही कांग्रेस सरकार में आदिवासियों को मिला है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चित्रा पटेल हमारे साथ जुड़ चुकी है। चित्रा, अरविंद नेताम ने निशाना साधा है। संपर्क करने की एक बार फिर से कोशिश करेंगे चित्रा से, लेकिन अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां बता दें कि बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस पर गंभीर आरोप उन्होंने लगाते हुए कहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां अब शुरू हो चुकी है और ऐसे में बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है। ये समाज के खिलाफ राजनीति अधिकार है मूल कानून में। ये सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन अगर पहले तो खास स्वीकृति अनिवार्य है मूल का, मानना नहीं मानना सरकार के ऊपर है। और अरविंद नेताम ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने आने वाले छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर चुकी है। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों की तरफ से लगातार तैयारियां की जा रही है। यही नतीजा है कि दोनों धरातल पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं और बार पलटवार का दौर लगातार जारी है। ऐसे में अरविंद नेताम ने गंभीर आरोप कांग्रेस पे लगाए हैं और बता दें कि लगातार आरोप एक के बाद एक लगाए जा रहे हैं। फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी करने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर आज SC/ST वर्ग के युवाओं ने नग्न प्रदर्शन किया है। बता दें कि 267 फर्जी प्रमाण पत्रधारी लोगों पर कार्रवाई की मांग को लेकर आज विधानसभा की ओर कूच किया गया। इस मामले को लेकर हमारे संवाददाता चित्रा पटेल ने नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया से खास बातचीत की है। ST/SC के युवा जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, इस चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया। आज जो है ST/SC के युवा प्रदर्शन कर रहे हैं फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेकर। देखिए, फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्तियों का मामला डॉक्टर रमन सिंह जी के 15 साल के कार्यकाल में हुए हैं और उस पर कोई शिकायत होती तो उस पर जाँच होती। किसी को आप शिकायत के आधार पर बर्खास्त नहीं कर सकते नौकरी से। उनकी जांच हुई, कुछ लोगों को नौकरी से बर्खास्त भी किया गया है। बहुत सारे मामलों में जांच चल रही है और बहुत सारे लोग जो है शिकायत होने के बाद न्यायालय में गए हैं और कोर्ट ने स्टे भी दिया है। तो जो मामला कोर्ट ने स्टे किया है उस मामलों पे कार्रवाई न्यायालय के निर्णय के बाद ही हो सकती है। दूसरी बात, किसी को इस तरह के प्रदर्शन की इजाज़त नहीं है। प्रजातंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है
और आप आइए, निर्धारित फोरम में आपसे चर्चा करेंगे। जैसे मेरे पास ही 5 साल तक, 4.5 साल तक कोई लोगों ने कोई आवेदन एक नहीं दिया। हमारे आदिम जाति कल्याण मंत्री को कोई लोगों ने आवेदन नहीं दिया। अब इन लोग किस फोरम में गए थे पता नहीं है, तो इन लोगों को निर्धारित फोरम में आके बात रखे तो निश्चित उनकी बात सुनी जाएगी। नियुक्ति कब हुई थी? ये जो बता रहे हैं वो नियुक्तियां डॉक्टर रमन सिंह जी के समय में हुई है। आप लोग के सरकार जो है आए 4.5 साल हो गया, तो आप लोग इसमें कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे? नहीं, कोई बात संज्ञान में आए तो कार्रवाई होगी। मैं तो बता रहा हूँ, मैं भी अनुसूचित जाति वर्ग का जनप्रतिनिधि हूँ। मेरे पास तो 4.5 साल में इन लोगों ने एक आवेदन नहीं दिया। अभी आवेदन कहाँ लगाए हैं वो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन जो सामान्य जानकारी है वो उनके बारे में मैं आपने बताया कि इस तरह की कोई बात आती है तो उनका संज्ञान लिया जाता सरकार इस पर क्या कार्रवाई करेगी? है। मैं बोल दिया ना, निर्धारित फोरम में आए तो बात करेंगे। तो हम चर्चा कर रहे थे नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया से। इन्होंने कहा है कि हमारे पास अगर आए रहते तो हम इस पर कार्रवाई करते, फोरम में आ जाए तो हम कार्रवाई करने को तैयार हैं। देखिए 250 से ऊपर जो है ये फर्जीवाड़े का मामला जो है आज ST/SC के युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, विधानसभा में इसकी कार्रवाई को लेकर मांग कर रहे हैं। कैमरामैन पिंटू देवांग के साथ मैं चित्रा पटेल, इंडिया वॉइस, रायपुर। और राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने इस्तीफा दे दिया है। महिला कांग्रेस के पद अध्यक्ष से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। अब प्रदेश महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष जल्द ही नियुक्त की जा सकती है। फूलो देवी नेताम ने राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नेट्टा डिसूजा को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अगली खबर रायपुर से, जहां फूलो देवी नेताम ने छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। फूलो देवी नेताम ने अपना इस्तीफा महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दिया। फूलो देवी नेताम पिछले साल से महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर थी, साथ ही वर्तमान में फूलो देवी राज्यसभा की सांसद भी है। मैं महिला कांग्रेस में 7 साल तक काम की हूँ। निश्चित तौर पर मैं बहुत कम उम्र में राजनीति में आई और शुरू से कांग्रेस में काम करती रही, और कांग्रेस का हाईकमान ने जो जवाबदारी दिया था, बहुत अच्छे ढंग से सबके आशीर्वाद से बहुत अच्छा हम महिला कांग्रेस को मजबूत किए हैं। और जो भी बहन बनेगी उसके लिए पूरा मैं तैयार करके रखी हूँ। मैं चाह रही हूँ कि किसी और बहन को मौका मिले, क्योंकि मैं ऑलरेडी राज्यसभा में भी हूँ। और अब हाईकमान जिसको भी जिम्मेदारी देगी तो मेरा पूरा सहयोग रहेगा उसके साथ काम करने का। और आने वाला 2023 के चुनाव में कुछ ही दिन बचा है, यहाँ पे विधानसभा होने वाला है। हम डट के काम करेंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे संगठित भाव से। और बलौदाबाजार जिले में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक सीजन 2 का शुभारंभ किया गया। कसडौल विधायक और संसदीय सचिव शकुंतला साहू ने इसका शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने हरेली की बधाई देते हुए पशुधन की पूजा की और गाय को खिचड़ी खिलाई, जिसके बाद रस्सी खींचकर ओलंपिक खेल का शुभारंभ किया। बलौदाबाजार जिले में लगभग 16 प्रकार के छत्तीसगढ़ी संस्कृति और ग्रामीण परिवेश के खेल इस छत्तीसगढ़ ओलंपिक सीजन 2 में खेला जाएगा, जिसके लिए जिला प्रशासन सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली है। इससे जिले में चयनित खिलाड़ी को राज्य में प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। और विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक 105 दिवसीय बस्तर दशहरा पर्व 2023 के प्रथम पूजा विधान पाठ यात्रा आज हरियाली अमावस्या के दिन मां दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण में संपन्न हुआ। इस पूजा विधान को पूरा करने के लिए ग्राम बिलौरी के जंगल से साल के पेड़ का चयन कर पूजा अर्चना कर काटा गया। इस लकड़ी से रथ निर्माण के लिए बनाए जाने वाले औजार टुल्लू, खोटला, विशालकाय हथौड़ा बनाया जाएगा, जिसे दंतेश्वरी मंदिर जगदलपुर के प्रांगण में ग्रामीणों के द्वारा लाई गई, जिसकी परंपरानुसार रथ निर्माण के औजारों के साथ पूजा अर्चना कर बकरा, मूंगरी, मछली की बलि चढ़ाकर बस्तर दशहरा का आगाज हुआ। बस्तर दशहरा की शुरुआत हम पाठ यात्रा से करते हैं। इसका महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये है कि यहाँ से बस्तर राजा के द्वारा जो पूजा की सामग्री उसको स्पष्ट करके दिया जाता है। जो पुजारी होते हैं वो वहाँ पे उपस्थित होते हैं, साथ में माँ जी जो आप देख सकते हैं, मेरे दंतेवाड़ा के माँ जी हमारे साथ उपस्थित हैं, जो कि पूर्व में उपाध्यक्ष रहे, हमारे बलराम माँ जी जो पिछले दशहरा में उपाध्यक्ष रहे।
हम सब मिलकर के जितने माझी यहाँ पे 80 माझी हैं, जितने चालकी हैं, पुजारी हैं, भैया बाबा हैं और जितने भी हमारे पुराने जितने भी लोग हैं सब उपस्थित होकर के इसकी पूजा अर्चना करते हैं। आज के दिन राजा नहीं जाते थे, उनकी सामग्री जाती है, राजा उपस्थित होते हैं, पूरे बातचीत होती है कि किस तरीके से हम आगे दशहरा मनाएं। और छत्तीसगढ़ के प्रथम त्योहार हरेली को जिला भाजपा कार्यालय में बड़े ही उल्लास के साथ मनाया गया। यहाँ गेड़ी दौड़ प्रतियोगिता और नारियल फेंक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों लोग और बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश मंत्री ओपी चौधरी ने सभी को शुभकामनाएं प्रेषित की और कहा कि ये हरेली पर्व सभी के जीवन में हरियाली लेकर आए। साथ ही उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ वाद का आडम्बर करने वाले भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ महतारी की कोई चिंता ही नहीं है। वो केवल छत्तीसगढ़ महतारी को लूटकर इटली की महतारी का खजाना भर रहे हैं। हम सब छत्तीसगढ़ राज्य के जो निर्माता पार्टी है तेकर कार्यालय में मनाए के निर्णय हमन करें और यहाँ सब कार्यकर्ता मन, सब वरिष्ठ जन मन सब उत्साह के साथ आज ये त्योहार ला मनाते, सब बड़े खुशी के बाद। रायपुर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ियावाद का ढोंग करते हैं, छत्तीसगढ़ महतारी को लूटने का काम असल में करते हैं। लेकिन इसीलिए मैं निश्चित रूप से चैलेंज दिया था कि अगर गेड़ी चढ़ना ही अगर छत्तीसगढ़ियावाद है तो उसी में कॉम्पिटिशन कर लें। और जगदलपुर से दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक महिला खाना खाकर घर के बाहर हाथ साफ कर रही थी। तभी आरोपी ने महिला को जबरन खींचते हुए जंगल की ओर ले गया और पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज की है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मोतीराम को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। खबर भिलाई से है, जहां नशीली दवा बेचने वाले 2 आरोपियों को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 19,000 से ज्यादा की प्रतिबंधित दवा जब्त की गई है। वहीं मंदिर हरसौद के एक पान ठेला संचालक को भी गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि जियो खुलकर नशा अभियान के तहत ACCU और नेवई थाना ने कार्रवाई की है। मनेन्द्रगढ़ के विधायक आदर्श की ग्राम कटकोना में स्वास्थ्य सुविधा की पोल खुली है। बता दें कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों को एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हो रहा है और पंडो महिला मरीज को खाट पर अस्पताल ले गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। तो स्वास्थ्य सुविधा की पोल खोलते हुए नजर आ रही है। ये तस्वीर बताती है कि किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधा यहाँ पे बदहाल है। बदहाली की ये तस्वीर नजर आ रही है, जहाँ पे एक एम्बुलेंस भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है और खाट से महिला को ले जाया जा रहा है अस्पताल। ऐसे में पता चल रही है कि यहाँ पे किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं में खामियां पाई जा रही है और पोल खोलते हुए यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं नजर आ रही है और ऐसे में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था भी नहीं हो पाई कि इनको अस्पताल ले जाया जाए। और जगदलपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक बस और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई। सूचना पर पहुंची SDRF की टीम ने वाहन में फंसे ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर को बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक दोनों गाड़ियों के ड्राइवर्स को गंभीर चोटें आई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सरगुजा पुलिस ने अभियान ईगल 02 के तहत वांटियों की धरपकड़ की है। बता दें कि कल से लेकर आज तक सरगुजा जिले के समस्त थानों से कुल 44 स्थायी वारंट और 4 गिरफ्तारी वारंट तामील किया गया है। तो वहीं थाना कोतवाली और मणिपुर में भी सर्वाधिक वारंट तामील किया गया है। बता दें कि सरगुजा पुलिस की वारंटियों पर सख्त कार्रवाई जारी है। फिलहाल सरगुजा पुलिस का ये अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। और छत्तीसगढ़ के 45,000 संविदा कर्मचारी 3 जुलाई से नियमितीकरण के वादे को पूरा नहीं करने को लेकर हड़ताल पर है। यह हड़ताल राजधानी में अनिश्चितकालीन प्रदर्शन पर है। इससे सरकार के कामकाज प्रभावित भी हो रहे हैं। हरेली तिहार के दिन आक्रोशित संविदा कर्मचारियों ने जेल भरने के लिए
है। छत्तीसगढ़ सर्वभागी संविदा कर्मचारी महासंघ द्वारा 3 जुलाई से अनिश्चित आंदोलन में है। कहीं न कहीं शासन प्रशासन द्वारा नियमितीकरण की मांग को निरंतर रखने के बाद से जितने भी 45,000 संविदा कर्मचारी हैं आज आंदोलन के लिए रायपुर तूता मैदान में डटे हुए हैं। संविदा कर्मचारियों द्वारा सामूहिक इस्तीफा भी दे दिया गया है, लेकिन कहीं न कहीं नियमितीकरण की अब भी कार्यवाही अपेक्षित है। कल हरेली के त्यौहार के शुभ अवसर पर संविदा कर्मचारी गेड़ी में चढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी को आवेदन सौंपेंगे, जिसमें कहीं न कहीं यदि प्रशासन द्वारा नियमितीकरण नहीं किया जाता, कर्मचारी आक्रोश है, इन्हें जेल भी भरा जा सकता है, तो उसके लिए भी संविदा कर्मचारी तैयार हैं। हरेली त्योहार पे समस्त संविदा कर्मचारी जेल भरो आंदोलन का आगाज किए गए हैं। समस्त संविदा कर्मचारी हरेली त्योहार के दिन अपने हाथों पे हथकड़ी लगाकर जेल जाएंगे। आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि संविदा कर्मचारी लगातार अनिश्चितकालीन आंदोलन के माध्यम से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। सरकार उनके विषय पे कोई भी संज्ञान नहीं ले रही है। इस वजह से संविदा कर्मचारी जेल जाने का निर्णय लिए। हरेली त्योहार के दिन संविदा कर्मचारी जेल जाकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और शासन से निवेदन करेंगे, अपील करेंगे कि आपने जो जनघोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 में नियमितीकरण का वादा किया था उसे तत्काल पूर्ण करें, नहीं तो यह आंदोलन अनवरत जारी रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन की होगी। वहीं जहां एक तरफ हड़ताल के जरिए सियासत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग भी तेज हो रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मौके पर चौका मारा और कह दिया कि 2023 के विधानसभा चुनाव के बीजेपी के घोषणा पत्र में उनके मांगों को शामिल किया जाएगा और जो बीजेपी कहती है वो करती भी है। जबकि कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए सारा ठीकरा रमन सरकार पर ये कहते हुए फोड़ दिया कि संविदा कर्मचारी बनाने का काम बीजेपी सरकार काल में हुआ और कांग्रेस ने नियमितीकरण करने का वादा किया, जल्द से वादे को पूरा करेगी। देखिए, मैं कल कर्मचारियों के पंडाल पर गया था। निश्चित रूप से हमारी घोषणा पत्र समिति बन गई है। समिति के साथ उनकी बैठक होगी, उनके मांगों पर विचार करेंगे, घोषणा पत्र में शामिल करेंगे और निश्चित रूप से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो हम कहते हैं वो करते हैं, तो निश्चित रूप से उन कर्मचारियों का पूरी तरह से हितों का संरक्षण करेंगे। पहले भी कर्मचारी हित में बड़े बड़े काम, बड़े बड़े निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं, आगे भी हम करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी पहले नरेंद्र मोदी सरकार से 18 करोड़ रोजगार देश और प्रदेश के युवाओं को दिला ले, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा भाजपा ने किया था, अब तक पूरा नहीं हुआ है और मात्र 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है और बाकी युवाओं के साथ धोखा हुआ है। अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी और मानदेय कर्मचारी बनाने का काम भाजपा की सरकार में हुआ था। कांग्रेस ने इनको नियमित करने का वादा किया है और जल्द उस वादे को पूरा करेगी। आपको बता दें, नाराज संविदा कर्मचारी नियमितीकरण, वेतन विसंगतियों, पेंशन जैसी मांगों को लेकर बीते 3 जुलाई से प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अभी तक इनकी मांगें पूरी नहीं हुई, इसलिए संविदा कर्मचारी ने जेल भरो आंदोलन करने का फैसला लिया है और अब इस पर जमकर सियासत हो रही है। ऐसे में सवाल ये कि चुनाव की चौखट पर खड़ी छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार इन संविदा कर्मचारियों की नाराजगी का जोखिम उठाएगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।